हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूनिट 10 हमारा चल रहा है हायर एजुकेशन और इसका क्लास नंबर 3 है। आज हम कवर करने वाले हैं कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, इसके साथ साथ वैल्यू एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये वाला पूरा पार्ट आज हमारा कवर होने वाला है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे ऐप के बारे में बता दूं। ज्ञानस्थली का जो हमारा ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाके और उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके और ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको फ्री में मॉक टेस्ट देने को मिलेगा। तो बहुत सारे मॉक टेस्ट हम लाने वाले हैं। अभी के लिए पेपर 1 जो शिफ्ट 1 और 2 दोनों का पेपर 1 जो है ना, कैंसिल जो एग्ज़ाम हुआ है उसका, वो 100 क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट के रूप में अपलोड कर दिए गए हैं और आप मॉक टेस्ट में अपीयर कर सकते हैं, अपने स्कोर्स को देख सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम्स जो है वहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो ये सुविधा आप लोगों के लिए ज्ञानस्थली लेके आया है। तो बिल्कुल इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, डाउनलोड करिए हमारे ऐप को और अपने रेटिंग्स भी ज़रूर दिया करिए। जितने ज़्यादा आप रेटिंग्स दोगे उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा। बाकी हमारे बैच के बारे में जानकारी है। बाकी ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 10 हायर एजुकेशन क्लास नंबर 3, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स जो है इसके बारे में हम समझने वाले हैं। वैल्यू एजुकेशन के बारे में और इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में भी आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स। क्या होता है ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम? तो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे एंशिएंट इंडियन नॉलेज, जो हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान को दर्शाते हैं। हमारा बहुत सारा ज्ञान बर्बाद कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बहुत सारे हमारे यहाँ इन्वेडर्स आए, है ना, घुसपैठिए आए और उन्होंने हमारे जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेज है उनको ख़त्म करने की कोशिश की। हमारा जो ज्ञान है, हमारे वेद पुराण में बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टडीज़ थे यहाँ पर। इसके साथ साथ बहुत सी वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर और इसके साथ साथ जैन लिटरेचर, वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर दी गई। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय को जलाकर और बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, जिसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जो कि 3 महीने तक जलती रही थी। तो सोचिए कि कितना सारा ज्ञान हमारा नष्ट किया गया। तो उसी ज्ञान को ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं, यानी कि जहाँ पर इंडियन नॉलेज जो है वो अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लैंग्वेजेज हैं, इसके साथ साथ जो साहित्य, जो लिटरेचर है हमारे भारत का, फिर हमारी जो कल्चर है, हमारा जो फ़िलॉसफ़ी यानी हमारा दर्शन है, जो इंडियन फ़िलॉसफ़ी, ये सारा आ जाता है ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम में और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अपने कल्चरल हेरिटेज को बचाना चाहते हैं, सांस्कृतिक विरासत को अगर हम अपने बचाना चाहते हैं और अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं अपने ट्रेडिशनल स्कॉलरशिप को, जो हमारा पद्धति चला हुआ आ रहा है, उसको अगर हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इन प्रोग्राम्स को तवज्जो देना, इस प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ की इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं जो कि ओरिएंटल लर्निंग आज भी कराते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज हैं जहाँ पर बहुत सारा मैन्युस्क्रिप्ट्स, एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, है ना। यानी कि बहुत सारे ऐसे जो है पुस्तकालय हैं जहाँ पर आपको ऐसी पांडुलिपियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे दुर्लभ पुस्तक वहाँ पर मौजूद हैं जो कि भारतीय ज्ञान को समेटे हुए हैं, है ना, जहाँ पर भारतीय दर्शन देखने को मिलता है। तो ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने और उन तक पहुँच प्रदान करने के लिए हमारे पास पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इस फील्ड में, यानी ओरिएंटल स्टडीज़ में, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ओरिएंटल स्टडीज़ में अगर आप रिसर्च को प्रमोट करना चाहते हैं, इसके लिए भी बहुत सारा प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। कुछ प्रमुख संस्थान अगर हम देखें, मेजर इंस्टीट्यूशंस देखें, तो एशियाटिक सोसाइटी। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी को मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। तो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में कोलकाता में ये फॉर्म हुआ था और इसको फाउंड किया था सर विलियम जोन्स ने। और देखिए, बहुत सारे ऐसे ब्रिटिशर्स रहे जिन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की। तो ये भी एक अपने आप में बहुत रोचक चीज़ है कि जहाँ पर मकौले मिनट ले आके और इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, वर्नाकुलर लैंग्वेजेज को ख़त्म करने की कोशिश किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, वहीं पर जो ये एंशिएंट हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो रेयर बुक्स हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको प्रिजर्व करने का काम भी ब्रिटिशर्स द्वारा ही किया गया। कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे थे जिन्होंने ऐसा काम किया। तो एशियाटिक सोसाइटी ऐसे ही एक ब्रिटिशर सर विलियम जोन्स द्वारा फाउंड किया गया था और इनका फोकस था एशियन कल्चर और सिविलाइजेशन को समझना, उसको पढ़ना
और बहुत सारा इनके पास कलेक्शन था मैन्युस्क्रिप्ट्स का, रेयर बुक्स का और आर्टिफैक्ट्स का जो उन्होंने कलेक्ट किया था। एशियाटिक सोसाइटी 1784। फिर भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको इस्टेब्लिश किया गया पुणे में 1917 में, ये पुणे में इस्टेब्लिश हुआ। और ये डेडिकेटेड था किस चीज़ के लिए, हमारे जो एंसेंट इंडियन टेक्स्ट से उनको प्रिजर्व करने के लिए, इसके साथ साथ मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा कलेक्शन जो मैन्युस्क्रिप्ट और रिसर्च पब्लिकेशन का था। फिर गंगानाथ झा केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये जो है इस्टेब्लिश किया गया इलाहाबाद में, और ये स्पेशलाइज करता था किस चीज़ में, संस्कृत में और इंडियन लिटरेचर में। तो यहाँ पर संस्कृत को प्रिजर्व करने की कोशिश की गई, जो पुराने समय के संस्कृत लिटरेचर थे उसको। फिर कुप्पुस्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको इस्टेब्लिश किया गया आपके चेन्नई में, है ना, और इसका फोकस था तमिल और संस्कृत स्टडीज़ को प्रिजर्व करना जो पुराने समय में हुए थे, और रिसर्च पब्लिश करना इसी फील्ड में। फिर मद्रास संस्कृत कॉलेज, जो कि चेन्नई में ही 1906 में ये फॉर्म हुआ, और इसका फोकस था संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रमोट करना, और इसके साथ साथ जो संस्कृत स्कॉलरशिप है उसको प्रमोट करना, प्रिजर्व करना। मिथिक सोसाइटी, ये बेंगलोर में इस्टेब्लिश किया गया था, और इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर को बढ़ावा देना इसका काम था, है ना। बहुत सारे रिसर्च पेपर यहाँ भी पब्लिश किए गए। फिर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, ये जो है वो बड़ौदा में वो इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और ये ओरिएंटल स्टडीज और रिसर्च करने के लिए जाना जाता है। बहुत सारे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्कॉलरली वर्क्स और एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट अवेलेबल हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी, तो ये है आपको कलेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट, जो हमारे पुराने पांडुलिपियाँ हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए इसको, और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया। फिर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मैसूर में है ना, मैसूर चंदन के लिए जो काफ़ी फेमस जगह है ना मैसूर, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश है, और इसका फोकस है स्टडी करना एंशिएंट इंडियन लिटरेचर को, और इसके साथ साथ काफ़ी कलेक्शन है यहाँ भी पांडुलिपियों का, और कुछ बहुत ही रेयर यहाँ पर बुक्स का भी कलेक्शन है। फिर गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, ये बेस्ड है वाराणसी में, और बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे संस्कृत से रिलेटेड चलाए जाते हैं, बहुत सारा रिसर्च और पब्लिकेशन संस्कृत लिटरेचर के रिलेटेड होता है। फिर संस्कृत एकेडमी है, और ये प्रमोट करता है संस्कृत एजुकेशन और रिसर्च को, और बहुत सारे कोर्सेज कराना, वर्कशॉप कराना, सेमिनार कराना जो है इसका यूएसपी है। फिर संस्कृत साहित्य परिषद, ये कोलकाता में लोकेटेड है, और इसका फोकस है संस्कृत लिटरेचर और कल्चर को प्रमोट करना, और इसके साथ साथ बहुत सारे जर्नल्स और ऐसे कल्चरल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराना। फिर सरस्वती महल लाइब्रेरी, आपका थंजावुर नाम का जो जगह है वहाँ पे अवेलेबल है। ये ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया है, जहाँ पर बहुत सारा कलेक्शन है यहाँ पर पांडुलिपियों का, मैन्युस्क्रिप्ट्स का, और ये सपोर्ट करता है रिसर्च वगैरह जो ओरिएंटल स्टडीज़ में होता है। फिर विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत एंड इंडोलॉजिकल स्टडीज़, और ये होशियारपुर में बेस्ड है, और ये स्पेशलाइज करता है संस्कृत और इंडोलॉजिकल रिसर्च में, और बहुत सारे फैसिलिटीज़ एडवांस रिसर्च के लिए और पब्लिकेशन के लिए अवेलेबल कराता है। तो ये थे हमारे ओरिएंटल लर्निंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स, और इनको यूज़ करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही एम है कि प्रमोट किया जाए और प्रिजर्व किया जाए जो हमारा खुद का लिटरेचर है, हमारे खुद के जो टेक्स्ट हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको। आगे बढ़ते हैं, कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स। तो देखिए नाम से ही पता चलता है, ऐसे लर्निंग प्रोग्राम्स जो पारंपरिक तरीके से चले हुए आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स वो सारे ही प्रोग्राम्स हैं जो कि डिग्री, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें देते हैं। तो जैसे अगर आपने बीए किया होगा, एमए किया होगा, या फिर आपने 12th तक की पढ़ाई की होगी, ये सारा ही कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम में आता है, जो कि एक पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम होता है। इसमें आप आर्ट्स पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, कॉमर्स पढ़ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ सकते हैं। ये जो है कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम में आता है। ये प्रोग्राम्स जो हैं वो क्या होता है, ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है, संरचित होता है, एक पर्टिकुलर करिकुलम को फॉलो करना होता है इसमें, और एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इसको किया जाता है। आप भी अगर एकेडमिकली आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बीए करते हैं, बीए के बाद एमए करते हैं, एमए के बाद पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, तो ये कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, ये पारंपरिक तरीके से चले हुए आ रहे हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, बीए करना, बीएससी करना, बीकॉम करना, फिर एमए, एमएससी, एमकॉम, फिर रिसर्च में एमफिल जो कि अब बंद हो चुका है, पीएचडी। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स के।
अब कुछ इंस्टीट्यूट्स देख लीजिए, तो देखिए जैसे DU हो गया, मुंबई यूनिवर्सिटी, JNU हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता हो गया, BHU हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूट जो है आपको कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेज हैं जो एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं, ये सारे आपको कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स अवेलेबल कराते हैं, जो कि BA MA की डिग्री, और अब तो हर ज़िले में लगभग गाँव में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, वही BA इन हिस्ट्री, MSc इन फिजिक्स आप कर रहे हो, PhD इन इकोनॉमिक्स कर रहे हो, PhD इन एजुकेशन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हैं, ये सारे कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स के अंदर आता है। फिर नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम पे आ जाते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम्स जो कि गैर पारंपरिक हैं, बहुत ज़्यादा इनका चलन नहीं है, अब नए में जो है ये चल रहे हैं, है ना, तो ऐसे प्रोग्राम्स को हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स। और ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो इनोवेशन के जरिए लाया जाता है, नवाचार के जरिए लाया जाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए लाया जाता है, साथ ही साथ जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से ऐसे प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया जाता है। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो ये इनोवेटिव होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, और इसके साथ साथ देखिए दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेज, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हो पाती हैं। ये प्रोग्राम्स जो हैं वो एम करते हैं क्या, एजुकेशन को सब तक पहुंचाना, एक्सेसिबल बनाना और अडाप्टेबल बनाना, डाइवर्स नीड्स को पूरा करने के लिए। अब गैर पारंपरिक जो प्रोग्राम्स हैं उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं, कुछ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो देखिए डिस्टेंस एजुकेशन, जो दूरस्थ शिक्षा है, वो इसका एक एग्जांपल है। ये स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो कहीं से भी पढ़ लें। जैसे आप इग्नू में अगर आप एडमिशन कराते हो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, तो आप कहीं से भी रह के अपने डिग्री प्रोग्राम्स को ले सकते हो, अपने डिप्लोमास को कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको, यानी कि आप अपने जॉब को करते हुए भी ये प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं, अपने टाइम पे, अपने पेस पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, तो ये क्या करता है, ये भी एक नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है। आप अपने घर पे बैठे किसी भी समय पे ये सारी चीज़ें, ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल है आपके पास, और आप एक्सेस कर पा रहे हैं ऐसे कोर्सेज़ को इंटरनेट के ज़रिए, ताकि आप रिमोट लर्निंग कर पाएँ। आप बहुत दूर दराज इलाकों में भी हैं, और अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई इस पर कर सकते हैं। फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण, जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, वो भी नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम के अंदर आता है, जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, ताकि आपको एम्प्लॉयबल बनाया जा सके। इतना आपको आता हो कि आप अपने 2 रोटी का जुगाड़ कर सकें, कुछ कमा सकें, आपके पास वैसे स्किल्स अगर डेवलप हों, तो उसके लिए भी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, जो कि नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम के अंदर आता है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जिससे इग्नू ऑफर करता है ना, BA MA MBA, हमने इग्नू का बात किया था अभी, ये हो गया। फिर ऑनलाइन लर्निंग में जैसे स्वयं है, NPTEL है, स्वयं के बारे में आप जानते ही हो, इसके साथ साथ ये MOOC है एक, फिर इसके साथ साथ NPTEL है। ये सारे सब जैसे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में आपको स्पेशलाइजेशन ये कराते हैं, और इनके ज़रिए आप जो है घर पे बैठे ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पाओगे, अपने स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग में जैसे ITIs हो गए, ये ऑफ़र करते हैं कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स, जो बहुत आराम से बहुत कम समय में आप कंप्लीट कर सकते हो। आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो, प्लम्बर और कारपेंट्री के ये सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, और इनको करके आप अपने जीवन यापन करने लायक पैसे कमा सकते हो। तो ये जो है एग्जाम्पल्स हैं नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स के। फिर आ जाते हैं हम प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन पे। तो देखिए प्रोफेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा, ऐसा शिक्षा जिसका तात्पर्य क्या है कि छात्रों को विशिष्ट कैरियर यानी कि एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स और स्पेशलाइज्ड कैरियर्स उनको प्रदान करना, ताकि किसी भी चीज़ में वो माहिर हो सकें, है ना। ये कार्यक्रम जो है, ये प्रोग्राम्स जो है ना, ये प्रोवाइड करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी, ताकि आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सको। जैसे लॉयर एक प्रोफेशन है ना, लॉयर, फिर डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सारे जो है प्रोफेशनल एजुकेशन में आ जाएंगे। जैसे आप BTech कर रहे हो, जैसे आप LLB कर रहे हो, जैसे आप MBBS MD कर रहे हो, ये सारा जो है आपका प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर आ जाता है। तो जो ये प्रोफेशनल एजुकेशन है, इसमें स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है ना, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है यहाँ पर। इसके साथ साथ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन होता है। बहुत सारे प्रोफेशनल एजुकेशन ऐसे हैं जहाँ पर इंडस्ट्री पार्टनर से कोलैबोरेट करके रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को दिया जाता है, इंटर्नशिप के जरिए, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के जरिए। इसके साथ साथ सर्टिफिकेशन और लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। जैसे आप अगर लॉयर बनोगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा, डॉक्टर बनोगे आपको लाइसेंस मिलता है। तो ऐसे सर्टिफिकेशन या लाइसेंस मिलता है आपको, ताकि आप उस प्रोफेशन में काम करो तो एक वैलिडिटी रहे आपके पास। ऐसे सर्टिफिकेशंस जो हैं वो प्रैक्टिशनर्स को जो भी नेसेसरी स्टैंडर्ड्स हैं कॉम्पिटेंट बनने के लिए, उसके लिए हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे एम्स है, जैसे IIM है, जैसे IITs हैं, ये सारे ही प्रोफेशनल एजुकेशन को देते हैं।
टेक्निकल एजुकेशन में आ जाते हैं तो टेक्निकल एजुकेशन का फोकस जानते ही हो आप कि ऐसे नॉलेज को इम्पार्ट करना जो कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और अप्लाइड साइंसेज में हो। और इसका एम क्या है, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्किल्स को सिखाना ताकि वो इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए इंडस्ट्रीज़ को अपना योगदान दे सके। अगर हम डिटेल्स के बारे में देखें तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर हम देखें तो देखिए टेक्निकल एजुकेशन फोकस करता है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में, लेबोरेटरी वर्क में और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में, ताकि एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो बच्चों को हेल्प कर सके प्रॉब्लम सॉल्व स्किल डेवलप करने में, साथ ही साथ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ डेवलप करने में। फिर स्पेशलाइजेशन, जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम है ये बहुत सारे स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है, जैसे कंप्यूटर साइंस में आप कर सकते हो बीटेक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सिविल में, और आप जिस भी फील्ड में करोगे आपको उसमें स्पेशलाइजेशन मिलता है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने एरिया को चूज कर सकते हो और इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हो उस फील्ड का। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आप कर सकते हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में आप रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि इनोवेशन करने में, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं कंट्री का। IITs, NITs और IIITs जो हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं टेक्निकल एजुकेशन के। स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इनका पूरा फोकस होता है प्रैक्टिकल स्किल्स को सिखाना ताकि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिले और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके। एक मेजर काम जो स्किल बेस्ड एजुकेशन का है वो आपको जो है एम्प्लॉयबल बनाना है, कहीं ना कहीं आपको पैसे कमाने के योग्य बना देना है ताकि आप अपने डेली नीड्स को पूरा कर सको। और वोकेशनल ट्रेनिंग इनमें आता है ताकि आपको जॉब मिल सके। बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज 6-6 महीने के कोर्सेज लगभग होते हैं और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ताकि स्किल्स जो है वो आप डेवलप कर सको और इन सर्टिफिकेट्स के ज़रिए आपको बहुत हेल्प मिलता है आगे जब भी आप नौकरी में जाते हैं। तो अगर डिटेल्स के बारे में बात करें तो देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं ट्रेड्स क्राफ्ट में, जैसे वेल्डिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, कारपेंट्री, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये प्रोग्राम्स बनाए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है उनको इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट मिल सके और अलग अलग इंडस्ट्रीज में वो काम कर सके। फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग में आप कर सकते हैं, IT स्किल्स, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज, ऐसे सारे ही फील्ड्स में आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके आप अपने स्किल को बेहतर बना सकते हैं। फिर इंडस्ट्री रेलेवेंट जो भी करिकुलम है, जैसे आज के डेट में आपका जो इंडस्ट्री है वो क्या डिमांड है उसमें आप देखें और उसके हिसाब से काम करें। जैसे अभी डेटा साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, डेटा साइंटिस्ट का जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो आप उसमें सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। स्किल बेस्ड एजुकेशन के जरिए आप कोलैबोरेशन और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिल के जो भी उसके नीड्स हैं, करंट नीड्स हैं, उसके हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप काम कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको जॉब और एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो मिलेगी। तो ये है स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं वैल्यू एजुकेशन को। तो देखिए वैल्यू एजुकेशन में पूरा फोकस होता है हमारे मूल्यों को और बेहतर बनाना, हमारे नैतिकता को, हमारे सामाजिक मूल्यों को विकास करना, और इसके साथ साथ जो कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बात होता है वो यहाँ पर होता है कि भाई कैरेक्टर डेवलप हो सके, आप अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाएँ। पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि आप वैल्यूज़ को ही भूल गए, आप कुछ भी नहीं देख रहे हो, अब बस आंख बंद कर चुके हो और बिल्कुल आपका एक ही लक्ष्य है कि आप किसी भी तरीके से पैसे कमा लें। तो ये जो है इस चीज़ से दूर रहने के लिए ही वैल्यू एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्कूलों में बहुत ही छोटे कक्षा से ही वैल्यू एजुकेशन इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपके अंदर वैल्यूज़ को डेवलप कर सकें। स्वामी विवेकानंद ने भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत जोर दिया था और ऐसे बहुत सारे महान एजुकेशनिस्ट हुए जो इनके ऊपर जोर दिया, जिन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट और वैल्यू एजुकेशन के ऊपर। फिर इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता और सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग सिर्फ अपने बारे में ना सोचें बल्कि सोसाइटी एज ए होल के बारे में सोचें। फिर वैल्यू एजुकेशन के जरिए हम फोकस करते हैं किस चीज़ पे, वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स को बनाना, होलिस्टिक डेवलपमेंट उनका करके, ताकि हमारे सोसाइटी को वो पॉजिटिवली डेवलप कर सकें। सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचें, सिर्फ इंडिविजुअल नीड्स के बारे में नहीं बल्कि सोसाइटल नीड्स और वर्ल्ड एज अ होल देखें, पूरे दुनिया को अपने फैमिली के तौर पे देखें। तो ये है वैल्यू एजुकेशन का फ़ायदा। और वैल्यू एजुकेशन के जरिए हम एथिकल और मोरल स्टैंडर्ड को बेहतर बनाना चाहते हैं, है ना, और इसके जरिए हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं। देखिए एथिकल और मोरल एजुकेशन, तो देखिए वैल्यू एजुकेशन में टीचिंग प्रिंसिपल एथिक्स और मोरालिटी के बारे में भी होता है, जहाँ पर हम ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, अखंडता, फिर इसके साथ साथ
एम्पैथी, दूसरों के पैरों में रख के उनके दर्द को समझना, उनके लिए रिस्पेक्ट रखना, इसका पूरा का पूरा फोकस होता है। और ये वैल्यूज़ हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास बनाने में और एथिकल बिहेवियर बनाने में। कल को अगर आप IAS PCS बनते हो, कल को अगर आप एक एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, तो आप ऐसा ना हो कि पैसे के मोह में, पैसे के लोभ में अपने कैरेक्टर को भूल जाओ। इसीलिए वैल्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने वैल्यूज़ को ना भूलो। सिविक एजुकेशन ये सिटीजनशिप को प्रमोट करता है, आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे अपने सोसाइटल जिम्मेदारी को निभाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, कम्युनिटी सर्विस करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ताकि आप कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और पूरे कम्युनिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ना सिर्फ खुद को, है ना। सिविक ड्यूटीज़ को समझाना सिविक एजुकेशन का, नागरिक शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और ये कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। फिर आ जाते हैं हम एनवायरमेंटल एजुकेशन का। हाँ, एक और चीज़, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है ये। सर्वांगीण विकास जो होता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, उसमें वैल्यू एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि चहुमुखी विकास तभी होगा जब आप मेंटल, फिजिकल और आपका जो वैल्यूज़ है वो भी बेहतर हो, और इसके साथ साथ जो आपका डेवलपमेंट हो वो हॉलिस्टिक हो। एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरण शिक्षा को अगर हम देखें तो देखिए, इसमें फोकस होता है अवेयरनेस फैलाना, है ना, जागरूकता फैलाना और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर अवेयरनेस फैलाना मेनली। जैसे हमको प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए, पानी को हमें सेव करना चाहिए और सस्टेनेबल प्रैक्टिस लेना चाहिए। जब भी आप घर से निकलो तो लाइट्स ऑफ कर दो, फैंस ऑफ कर दो। इसके साथ साथ कम से कम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ो, कम से कम जो है वो चीज़ों का इस्तेमाल करो, बेसिक नीड्स के ऊपर काम करें। और देखिए, गांधी जी भी बात करते थे कि हमें अपने बेसिक ज़रूरतों को बस पूरा करना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा हाई फाई रहने से और जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो इसीलिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को यहाँ पे प्रमोट करना और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर रहे इन्वायरमेंट के प्रति, यानी पर्यावरण के प्रति। तो देखिए, अवेयरनेस और नॉलेज फैलाना इन्वायरमेंटल एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ज़रिए हम बहुत ही छोटे कक्षा से ही बच्चों को जागरूक बनाते हैं उनके पर्यावरण के लिए, ताकि वो प्लांट्स को लेके, ट्रीज़ को लेके अवेयर हो सके, वाटर को लेके, वाटर कंजर्वेशन को लेके, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग को लेके और ये सारी चीज़ों के लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकें। और पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और इसके साथ साथ रिसोर्स डिप्लीशन, यानी कि इन सभी प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और संसाधनों की कमी जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में भी जागरूकता और ज्ञान बढ़ाना एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक काम है। इससे स्टूडेंट्स जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे, कितना आप ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को और कंक्रीट के मकान बनते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को अवेयरनेस फैलाने के लिए, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाना चाहिए हमें, यानी कि देखिए, हमारा पूरा जोर ये होना चाहिए कि हम कैसे कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने जीवन यापन करें। इको फ्रेंडली तरीक़ों से आप सोलर पैनल्स का यूज करिए, आप कम से कम पानी में अपने पूरे दिनचर्या को ढालिए और इसके साथ साथ एनर्जी को कंजर्व करिए, चीज़ों को रिसाइकल करिए, फिर सस्टेनेबल कंजम्पशन करिए, बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन मत करिए और एक नेचर के साथ, एक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का जो विचार है ना, वो आना चाहिए सभी नागरिकों के भीतर, सभी लोगों के भीतर। तो ये था आपका पूरा, हमने देखा वैल्यू और इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इसके अलावा हमने देखा प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन, और इसके पहले हमने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया को देखा। तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो और बहुत कम टाइम में हमने बहुत कुछ कवर किया। अगर आपको हमारा ये तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा है तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और देखिए 29 जून से ये ऑफ़र स्टार्ट हुआ था और 10 जुलाई तक चलने वाला है। 999 में पेपर 1 और 3499 में आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों, जहाँ पर पेपर 2 एजुकेशन होगा, उसमें मैम पढ़ाएंगी पेपर 2 और मैं पढ़ाऊँगा पेपर 1। और अगर आपको ओवरऑल बेहतर स्कोर करना है पेपर 1 और पेपर 2 में, मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करना है, बेहतर नोट्स भी चाहिए, बेहतर गाइडेंस भी चाहिए, एक फैमिली की तरह आप रह के पढ़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ जाइए ज्ञानस्थली क्लासेस के साथ। बिल्कुल भी देरी मत करिए, क्योंकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे टेलीग्राम पर आप जुड़िए और हमारे स्टूडेंट से टेस्टिमनी लीजिए कि हमारे बैचेज में कैसा पढ़ाई हम कराते हैं और कैसे हम सपोर्ट करते हैं अपने पुराने स्टूडेंट्स का भी।
तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के इस लेक्चर में। आप अपनों का और अपना ख़ास तौर से ख्याल रखिए। धन्यवाद।